हेलो, गुड मॉर्निंग। नर्सिंग फाउंडेशन हम लोग पढ़ रहे थे, उसके अंदर टॉपिक चल रहा था सूचरिंग। ठीक है। सूचरिंग के अंदर भी हमारी 3 क्लास हो गई थी। सबसे पहली क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ सूचर। उसके बाद में हम लोग आए थे टाइप्स ऑफ सूचरिंग टेक्निक्स, नीडल्स। उसके बाद लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखी थी सर्जिकल ब्लेड्स, कॉटरी। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसकी लास्ट क्लास। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सूचर इज एब्जॉर्बेबल। यानी कि दिए गए सूचर्स में से कौन सा सूचर क्या है, एक एब्जॉर्बेबल सूचर है। यहाँ पर सिंथेटिक और नॉन सिंथेटिक के बारे में नहीं दिया हुआ है। देखो, सिल्क एक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है ना। ऑप्शन देख लेते हैं वन बाय वन फटाक से। नायलॉन भी क्या है, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। कैटगट नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर है। और प्रोलीन आपका क्या है, प्रोलीन भी क्या है, सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है ना। ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, कैटगट। चारों ऑप्शंस में से सिर्फ कैटगट ही एक ऐसा सूचर है जो कि क्या है, एब्जॉर्बेबल सूचर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाइक्रिल सूचर आर क्लासिफाइड एज। ठीक है। वाइक्रिल सूचर को किसके अंदर क्लासिफाइड किया गया है ना। वाइक्रिल सूचर क्या है, देखो बेटा, सबसे पहले तो वाइक्रिल क्या है, एक सिंथेटिक सूचर है। तो इसमें दो ऑप्शन हमारे कट हो जाएंगे, नेचुरल वाले तो दोनों गए। क्या बचा हमारे पास में, सिंथेटिक सूचर है ना। सिंथेटिक के अंदर भी वाइक्रिल क्या है, एब्जॉर्बेबल है, नॉन एब्जॉर्बेबल नहीं है। तो देखो ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर है, सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल नहीं है। ठीक है। करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाइक्रिल इज ए सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स आर प्रिफर्ड इन टिश्यूज दैट हील्ड। ठीक है। यानी कि ऐसे सूचर जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, उनका इस्तेमाल हम लोग किस तरीके के टिश्यूज को स्टिच करने के लिए करते हैं। ठीक है। ऑप्शंस हैं रैपिडली, स्लोली, इमीडिएटली और नेवर। देखो, हमारे सूचर हमारे हाथ में कौन सा है, नॉन एब्जॉर्बेबल है ना, यानी कि जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा ओवर द ईयर्स। ठीक है। बहुत लंबे समय तक भी जो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ठीक है। तो रैपिडली जो सूचर हील कर रहे हैं उनमें उनको लगाने की जरूरत है क्या, जो सूचर बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, मतलब जो वुंड हैं, जो इंसीजन लाइंस हैं वो बहुत जल्दी हील हो जाएंगी, उनमें हमको नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इसके अंदर देखो, रैपिडली जो सूचर हील हो जाएगा उसके लिए नॉन एब्जॉर्बेबल की जरूरत होगी क्या, नहीं। इमीडिएटली हो जाएगा उसके लिए जरूरत होगी क्या, नहीं। अच्छा, ऐसा कोई वुंड होता है क्या जो कभी हील ना हो। अगर कोई वुंड या फिर कोई भी इंसीजन कुछ भी अगर कभी भी हील नहीं हो रहा है बेसिकली, तो वो तो एम्पुटेट कर दिया जाता है। जैसे गैंग्रीन है, गैंग्रीन हील नहीं होती, तो गैंग्रीन का ट्रीटमेंट क्या है, आप उसको एम्पुटेट कर दो, काट करके बाहर निकाल दोगे, तो उसमें सूचरिंग की क्या जरूरत है ना। तो नेवर वाला भी नहीं आएगा। स्लोली जिन सूचर्स की हीलिंग होती है ना, उन सूचर्स के अंदर हमको स्लोली जिन वुंड्स की हीलिंग होती है, जिन टिश्यूज की हीलिंग होती है, उनके अंदर हमको क्या है, हमको नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स लगाने की जरूरत पड़ती है, ताकि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टिश्यू को होल्ड करने की जो पावर है, वो लंबे टाइम तक क्या है, बनी रहे आपकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ सूचर इज आइडल फॉर वैस्कुलर एनास्टमोसिस। यानी कि इनमें से कौन सा सूचर जो है वो एनास्टमोसिस के लिए बेस्ट है। ठीक है। ऑप्शंस हैं एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल, बार्ब्ड और कैटगट। ठीक है। एब्जॉर्बेबल जो कि टाइम के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लिमिटेड पीरियड के लिए रहती है ना।
टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, जो एब्जॉर्बेबल सूचर है उसकी लिमिटेड पीरियड के लिए रहेगी, नॉन एब्जॉर्बेबल की 4 years, यानी कि कम तो होती है लेकिन बहुत लंबे समय में जाकर के कम होती है, तुरंत ही कम नहीं हो जाती। ठीक है। बार्ब्ड सूचर्स कौन से होते हैं? बार्ब्ड सूचर ऐसे होते हैं जिनके अंदर डज नॉट रिक्वायर नॉट, गांठ लगाने की जरूरत हमको नहीं होती है, नॉट बांधने की जरूरत नहीं होती है ना। कैटगट सूचर्स कौन से होते हैं? कैटगट हमारा क्या था? नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर था। तो ये तो क्या हो गया? सेम एज ऑप्शन ए। ठीक है। अब देखो हमसे पूछा क्या गया है कि वेस्कुलर एनास्टमोसिस के लिए आइडल सूचर कौन सा है। देखो अगर मुझे वेस्कुलर एनास्टमोसिस करना है तो ब्लड वेसल है, उसके अंदर क्या है? ब्लड प्रेशर होता है, सिंपल सी बात है ना। तो वेसल के अंदर मुझे टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत लंबे टाइम तक देनी पड़ेगी। अगर ओवर प्रेशर की वजह से वह एनास्टमोसिस फेल हो गया तो क्या हो सकता है? मैसिव ब्लीडिंग हो सकती है ना। जैसे हम कार्डियक सर्जरीज कर रहे हैं, बाईपास ग्राफ्ट लगा रहे हैं, उसके अंदर अगर मान लो आपने एब्जॉर्बेबल सूचर लगा दिया, ठीक है, और 15-20 दिन के अंदर वो एब्जॉर्ब हो गया। अब 15-20 दिन के अंदर उसकी जो स्ट्रेंथ है, टिश्यू की जो कनेक्टिविटी बनी है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि वो उसको होल्ड कर पाए बहुत लंबे टाइम तक। ठीक है। तो हमको कौन से सूचर लगाने होते हैं? नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। कौन सा सूचर हम लोग लगाएंगे उसके लिए? सॉरी, वैस्कुलर एनास्टमोसिस के लिए नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर लगाएंगे ना। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच सूचर मटेरियल प्रोवोक्स द मोस्ट टिश्यू रिएक्शन, है ना। इनमें से कौन सा सूचर मटेरियल है जो कि टिश्यू रिएक्शन या फिर एंटीजेनिक रिएक्शंस को ट्रिगर करता है ना। तो दो तरीके के सूचर होते हैं, सिंथेटिक और नेचुरल। सिंथेटिक सूचर्स मेड अप ऑफ केमिकल्स, नेचुरल सूचर्स ड्राइव्ड फ्रॉम नेचर। नेचुरल के अंदर ही हम लोगों ने एक ऐड किया था मेटेलिक, बाकी मेटेलिक तीसरे अलग होते हैं ना, जिसके अंदर आता है स्टील। आप समझो, जो सिंथेटिक सूचर है वो मैंने लैब के अंदर प्रिपेयर किया है ना। तो उसके अंदर मैंने इस चीज का ध्यान रखा है पहले से ही कि इसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज ना हो। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी भी नेचुरल सोर्स से, जैसे कि प्लांट बेस्ड सूचर हो गया आपका कौन सा? कॉटन, ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं कैटगट या फिर कोलेजन की, तो कैटगट या कोलेजन क्या है? किसी न किसी एनिमल से मिल रहे हैं, ठीक है, और मे बी प्रोटीन बेस्ड है ना, कहीं ना कहीं जाकर के एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो रहा है इनका। अब ये क्या है? ये सूचर्स जब मैं आपकी बॉडी के अंदर लगाऊंगा तो ये स्ट्रॉन्ग एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज शो करेंगे, है ना। ऑप्शंस देखो, इसके अंदर हैं ऑप्शन, हमको 4 दिए हुए हैं। पहला कैटगट, कैटगट क्या है? नेचुरल सूचर है। नायलॉन सिंथेटिक है, पीडीएस सिंथेटिक है, प्रोलीन भी सिंथेटिक है। तो सबसे ज्यादा जो आपका टिश्यू रिएक्शन प्रोवोक करेगा वो कौन सा सूचर करेगा? कैटगट करेगा, क्योंकि कैटगट क्या है? नेचुरल सूचर्स है। और नेचुरल सूचर्स की टेंडेंसी क्या होती है? हाई एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये आपका टिश्यू रिएक्शन प्रोवोक करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सूचर इज मोनोफिलामेंट, है ना। इनमें से कौन सा सूचर क्या है? मोनोफिलामेंट है। तो देखो ऑप्शंस है, सिल्क है, प्रोलीन है, वाइक्रिल है और कॉटन है ना। सिल्क और कॉटन नेचुरल सूचर्स हैं और दोनों ही ब्रेडेड होते हैं। क्लियर?
अब बात करते हैं वाइक्रिल और प्रोलीन की। वाइक्रिल जो है वो ब्रेडेड है, बचा प्रोलीन। प्रोलीन क्या होता है? मोनोफिलामेंट होता है। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? प्रोलीन। प्रोलीन क्या है? हमारा मोनोफिलामेंट सूचर है ना। प्रोलीन क्या काम आता है? मैंने आपको बताया था, मोस्ट कॉमनली यूज फॉर प्लेसिंग हर्निया मैस। हर्निया मैश के अंदर हम लोग क्या है, प्रोलीन जो है वो सूचर लगाते हैं। कलर होता है इसका ब्लू, ठीक है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ 100% होल्ड करता है अप टू 2 इयर्स। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका? प्रोलीन। प्रोलीन इज ए मोनोफिलामेंट सूचर, ठीक है। नेक्स्ट चलता है। विच सूचर इज बेस्ट फॉर इंटरनल ऑर्गन्स विद रैपिड हीलिंग? रैपिड हीलिंग वाले जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके लिए हम लोग कौन सा सूचर इस्तेमाल करते हैं ना। तो देखो, मैंने बताया था आपको कि जिनकी हीलिंग डिले हो रही है उनके लिए हम लोग कौन सा सूचर इस्तेमाल कर रहे हैं? आपका नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। तो जिनकी रैपिड हीलिंग हो रही है उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एब्जॉर्बेबल सूचर्स का इस्तेमाल करेंगे। रैपिड हीलिंग के लिए एब्जॉर्बेबल सूचर्स इस्तेमाल होते हैं ना। नेक्स्ट, ब्राइडेड सूचर्स है। ब्राइडेड मतलब मल्टी फिलामेंट। मल्टी फिलामेंट सूचर्स के बारे में पूछा गया है। मल्टी फिलामेंट सूचर्स का क्या है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, लो नोट सिक्योरिटी, पुअर हैंडलिंग, यूज फॉर डिले डेलिकेटेड टिश्यूज ओनली, है ना। मल्टी फिलामेंट सूचर के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये हमारा एक सिंगल फिलामेंट हो गया ना, मोनोफिलामेंट है। अब बात करते हैं मल्टी फिलामेंट। मल्टी फिलामेंट इस तरीके के सूचर्स होते हैं ना। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या है, स्पेस बचा हुआ है, ब्रेडेड है, गुथा हुआ है ना। तो इसके अंदर जो स्पेस बचा हुआ है उसके अंदर फॉरेन मटेरियल क्या है, एक्यूमुलेट होने लगेगा, जो क्या करेगा, बैक्टीरियल ग्रोथ को हार्बर करेगा, है ना, बैक्टीरियाज को हार्बर करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा, है ना। मोनोफिलामेंट के अंदर इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है, जबकि मल्टी फिलामेंट सूचर्स के अंदर इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, एक स्पेस बचा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हमारा क्या है? हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। हमें ब्राइडेड सूचर्स की वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। हमसे क्या पूछा गया है? सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर के बारे में। तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है सिल्क। सिल्क क्या है? एक नेचुरल सूचर है। नायलॉन सिंथेटिक है। कैटगट नेचुरल है। क्रोमिक, क्रोमिक कैटगट ही होता है ना। क्रोमिक कैटगट क्या है? नेचुरल कोटेड सूचर। कोटेड विद क्रोमियम साल्ट। क्रोमियम साल्ट इसको कौन सा रंग देता है? ब्राउन। वैसे कैटगट कैसे रंग का होता है? येलो। क्लियर? अब देखो, हमसे क्या पूछा था, सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर कौन सा है। तो इनके अंदर से सिंथेटिक सूचर कौन सा है बेटा? नायलॉन है। तो सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर हमारा कौन सा हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा।
कैटगट और क्रोमिक कैटगट दोनों एब्जॉर्बेबल सूचर हैं, और जो आपका सिल्क है ये क्या है, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सूचर मटेरियल इज रेयरली यूज ड्यू टू हाई टिश्यू रिएक्शन, है ना। इनमें से कौन सा सूचर मटेरियल है उसका इस्तेमाल रेयरली किया जाता है हाई टिश्यू रिएक्शन की वजह से, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन किसके अंदर ज्यादा होता है, ब्रेडेड के अंदर ज्यादा होता है, और रिस्क ऑफ एंटीजेनिक रिएक्शंस किसके अंदर ज्यादा होता है, नेचुरल सूचर के अंदर ज्यादा होता है ना। ऑप्शंस देखो, प्रोलीन, सिल्क, कैटगट और वाइक्रिल। इसके अंदर है ना, प्रोलीन जो है वो सिंथेटिक है, सिल्क नेचुरल है, कैटगट नेचुरल है, और वाइक्रिल सिंथेटिक है। क्लियर। अब जो आपका प्रोलीन है, वाइक्रिल है, ये तो सीधे सीधे चले गए, क्योंकि प्रोलीन और वाइक्रिल के दोनों ही क्या है, सिंथेटिक है, और सिंथेटिक की एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज रिलेटिवली कम होती हैं, या फिर इनर्ट रिएक्शन शो करते हैं, मिनिमल ना के बराबर रिएक्शन शो करते हैं, है ना। अब हमारा बचा, कौन कौन से सूचर बचे, सिल्क और कैटगट। ये दोनों क्या है, नेचुरल सूचर्स हैं। अब सिल्क और कैटगट के अंदर आप देखिए, तो जो कैटगट है, कैटगट की हाईली एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है। जबकि जो सिल्क है इसको कोट किया जाता है वैक्स या सिलिकॉन से। टू रिड्यूस रिएक्शन एंड इजी, ठीक है। जो आपका सिल्क होता है, सिल्क को कोट किया जाता है वैक्स या फिर सिलिकॉन से, जिससे कि क्या है, एक तो टिश्यू के अंदर जब हम स्टिच करेंगे, है ना, तो थ्रेड इजीली पास हो जाए, है ना, ग्लाइडिंग मोशन आ जाए, पहली चीज तो ये। और दूसरा क्या है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी जिसकी कम हो जाए। जबकि जो कैटगट है, कैटगट क्या है, अमोंग द ऑल ऑफ सूचर्स, कैटगट की सबसे ज्यादा एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है ना, सबसे ज्यादा एंटीजेनिक रिएक्शन शो करता है। तो इस वजह से हमको जो कैटगट है वो अब करंट ट्रेंड्स के अंदर बहुत रेयरली इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग कैटगट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, कैटगट है ना। नेक्स्ट देखो, विच इज द मोस्ट कॉमन सूचरिंग टेक्निक, है ना। सबसे कॉमन सूचरिंग टेक्निक्स कौन सी होती है, सबसे कॉमन सूचरिंग टेक्निक्स मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जब हम सूचरिंग टेक्निक्स पढ़ रहे थे, कि इंटरप्टेड सूचर्स सबसे नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं ना। इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर सबसे कॉमनली कौन से सूचर्स लगाए जाते हैं, इंटरप्टेड सूचर्स। ऑप्शंस दिए हुए हैं, वर्टिकल मैट्रेस नहीं, सिंपल इंटरप्टेड मे बी, पर्सिस्ट्रिंग नो, सब क्यूटिकुलर ये भी नहीं लगाए जाते हैं ना। हम लोग बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक वैल्यू को तवज्जो देते नहीं है, ठीक है। सबसे कॉमनली यूज सूचर्स कौन से होते हैं, सिंपल इंटरप्टेड सूचर्स, है ना। तो कौन सी कॉमन टेक्निक हो गई हमारी, सिंपल इंटरप्टेड टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द कंटिन्यूअस सूचर टेक्निक यूज, है ना, कंटिन्यूअस सूचर टेक्निक का यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या है, कंटिन्यूअस सूचर टेक्निक के अंदर एक ही थ्रेड से, कंटिन्यूअस सूचर टेक्निक का मतलब क्या होता है कि हमने किसी भी इंसिजन या वुंड के स्टार्टिंग में एक स्टिच मारा, यानी कि एक थ्रेड लगाया और नोट लगा दिया ना, उसके बाद में कंटिन्यूअसली हमने पूरे जो इंसिजन लाइन है उसको कवर किया और उसके एंड में एक नोट लगा दी। तो एक ही थ्रेड का हम लोग उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, सूचर मटेरियल कम लगता है, ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या था, अगर सूचर कहीं से भी टूटा तो पूरा के पूरा जो आपने सूचरिंग लाइन है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी आपकी, ठीक है।
ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं क्या दिए हुए हैं, मल्टीपल सेपरेट थ्रेड्स, वन कंटिन्यूअस थ्रेड, नो थ्रेड, बार्ब थ्रेड। ठीक है, कौन सा थ्रेड इस्तेमाल करते हैं? वन कंटिन्यूअस थ्रेड इस्तेमाल करते हैं अलोंग द एंटायर सूचर लाइन। ठीक है, पूरी सूचर लाइन के साथ में क्या है, एक कंटिन्यूअस थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच सूचर टेक्निक बेस्ट डिस्ट्रीब्यूट टेंशन इवनली, है ना, किस सूचर टेक्निक में जो टेंशन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है? ऑप्शन है मैट्रेस, इंटरप्टेड, कंटिन्यूअस और पास स्ट्रिंग। ठीक है, देखो मैट्रेस सूचरिंग के अंदर मैट्रेस दोनों तरीके की होती है, इंटरप्टेड भी होती है, कंटिन्यूअस भी होती है ना। तो मैट्रेस सूचरिंग के अंदर मोस्ट कॉमनली जो हम टेक्निक यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं? इंटरप्टेड यूज करते हैं, यानी कि हम डबल बार लेंगे तो सही। मैट्रेस सूचर के अंदर क्या होता है कि ये है आपका ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपका वुंड है। ठीक है, मैंने यहाँ से इंसिजन को लिया, यहाँ से थ्रेड लिया, पहला थ्रेड फार फार होगा, देखो पहला थ्रेड फार होगा, ये फार फार टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इस थ्रेड को मोड़ करके वापस कम डेप्थ से हम लोग ले लेंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक नोट लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल इंटरप्टेड मैट्रेस सूचरिंग है। आप देखो इंटरप्टेड का मतलब अलग अलग नोट लगाना हो गया, कंटिन्यूअस का मतलब एक पूरे एंटायर सूचर के अंदर सिर्फ दो जगह नोट लगेगी, स्टार्टिंग में और एंड में। पर्स स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है कि पूरे सर्किल वुंड को हम लोग अंदर से मतलब स्टिच करते हैं, उसके बाद में दो जो उसके एंड होते हैं उसको क्या कर देते हैं, खींच देते हैं, जिससे क्या है वुंड का जो साइज है वो छोटा हो जाता है बेसिकली, है ना, लीजन का जो साइज है। तो अब इसके अंदर है बेस्ट डिस्ट्रीब्यूट टेंशन इवनली। टेंशन किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? एक तो पूरे के पूरे सूचर लाइन के अंदर हमने सिर्फ दो ही नोट लगाई है। ठीक है, किसके अंदर? कंटिन्यूअस सूचरिंग के अंदर। तो और एक दूसरा हमने अलग अलग नोट लगाई है या फिर एक साथ में बाद में जाकर के खींच लिया है उसको। तो देखो कंटिन्यूअस सूचरिंग के अंदर क्या है आपका, कंटिन्यूअस सूचरिंग एकमात्र ऐसी सूचरिंग है जिसके अंदर एंटायर सूचर लाइन पे टेंशन इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, बाकी सारे के अंदर क्या है, मैट्रेस सूचर के अंदर जैसे ये मैट्रेस है, इसके अंदर अगर आपने इस सूचर को ज्यादा टाइट कर दिया तो यहाँ पर टेंशन ज्यादा हो जाएगा, दूसरी जगह कम हो जाएगा, टिश्यू के नेचर पे डिपेंड भी करता है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? कंटिन्यूअस सूचरिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्टिकल मैट्रेस सूचर आर आइडल फॉर, है ना। वर्टिकल मैट्रेस सूचर का क्या है? वर्टिकल मैट्रेस सूचर्स हम लोग किस जगह लगाते हैं आइडल फॉर? नींद आ रही है आज तो। ऑप्शंस है इन्वर्टिंग वुंड एजेस, एवर्जन ऑफ वुंड एजेस, डीप वुंड्स ओनली, या फिर ओनली कॉस्मेटिक क्लोजर। ठीक है, वर्टिकल मैट्रेस सूचर, ये वाला जो मैट्रेस सूचर था, हाँ, इस मैट्रेस सूचर को हम कैसे लगाते हैं? इस मैट्रेस सूचर को जब भी लगाएंगे तो इससे क्या होगा, एवर्जन होगा, किसका? वुंड एजेस का। देखो करेक्ट आंसर तो है हमारा बी, एवर्जन कैसे होगा? इसकी वजह से क्या है, एक डिप्रेस्ड स्कार्स जो होते हैं ना उनका चांसेस कम होता है। और हम लोग लगाते कहाँ है, एरिया जैसे नेक, इसके अंदर हम लोग क्या लगाते हैं, वर्टिकल मैट्रेस सूचर्स लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हॉरिजॉन्टल मैट्रेस सूचर्स आर आइडली यूज फॉर। हॉरिजॉन्टल मैट्रेस सूचर्स का किस चीज लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शन है डेलिकेटेड टिश्यू एरियाज विद पुअर ब्लड सप्लाई, हीमोस्टेसिस एंड स्ट्रॉन्ग वुंड क्लोजर, और कॉस्मेटिक पर्पस। तो देखो हॉरिजॉन्टल मैट्रेस सूचर का इस्तेमाल किया जाता है हीमोस्टेसिस और स्ट्रॉन्ग वुंड क्लोजर के लिए ना। अगर कहीं पर ब्लीडिंग रुक नहीं रही है तो हमको हॉरिजॉन्टल मैट्रेस सूचर लगाने होते हैं, और ये क्या है, बहुत स्ट्रांगली वुंड को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बरीड सूचर्स आर कॉल्ड सो बिकॉज। बरीड सूचर्स को बरीड सूचर्स क्यों बोला जाता है? ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ऑप्शंस है
Not is placed outside, made with metal wire, not is placed under the tissue, use only in children. Buried का मतलब होता है दफना देना बेसिकली, है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, नॉट प्लेस की जाएगी किसके अंदर, अंडर द टिश्यू। ठीक है, टिश्यू के अंदर हम लोग क्या करेंगे, नॉट को प्लेस करेंगे। नेक्स्ट देखो, सब क्यूटिकुलर suture technique is often chosen because, ठीक है, सबक्यूटिकुलर चूजन जो टेक्निक है उसका क्यों इस्तेमाल करते हैं ना। सबक्यूटिकुलर क्या होता है, बेसिकली अंडर द स्किन, है ना, सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर हम लोग सूचर क्यों लगाते हैं, ऊपर की लाइन को छोड़ करके। सीधी सी बात है कि कॉस्मेटिक क्लोजर के लिए, ताकि जो आपका सूचर ट्रैक है वो ना दिखे। सूचर ट्रैक नहीं दिखेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका विजिबल स्कार नहीं होगा ना, मिनिमल स्कार हो जाएगा बेसिकली। तो हम लोग जो ये है हमारा सबक्यूटिकुलर सूचर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शंस हैं, लीव परमानेंट मार्क्स नहीं, यूज फॉर बोन क्लोजर नहीं, ऑफर्स कॉस्मेटिक एडवांटेजेस यस, यूज ओनली इन इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी में इस्तेमाल सबक्यूटिकुलर टेक्निक नहीं करते हैं। ठीक है, तो कॉस्मेटिक एडवांटेजेस के लिए हम इसके लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सबक्यूटिकुलर सूचर टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पर्स स्ट्रिंग सूचर इज यूज टू, है ना, पर्स स्ट्रिंग सूचर्स का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। ऑप्शन है, स्टॉप ब्लीडिंग इन ए स्ट्रेट वुंड, क्लोज सर्कुलर वुंड ओनली फॉर कॉस्मेटिक क्लोजर और ऑलवेज एब्जॉर्बेबल, है ना। आप मैंने आपको बताया था जो पर्स स्ट्रिंग सूचरिंग होती है वो कैसी होती है। ये आपका एक सर्कुलर वुंड है, इसके अंदर ये आपका सूचर प्लेस किया गया है, यहाँ पर दो थ्रेड छोड़े जाते हैं, इन थ्रेड को एक साथ जब आप खींचोगे तो ये क्या है, अंदर की तरफ पूरा के पूरा वुंड आएगा। ठीक है, ये आएगा, तो इसका हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं बेटा, सर्कुलर वुंड को क्लोज करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, पर्स स्ट्रिंग सूचरिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, which type of suture technique allow for wound closure security even if one suture fails। ठीक है, ऑप्शंस हैं, कंटिन्यूअस, इंटरप्टेड, पर्स स्ट्रिंग और सबक्यूटिकुलर, यानी कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग सूचर कौन सा होता है अगर एक सूचर फेल हो जाएगा तो भी। तो देखो, कंटिन्यूअस के अंदर सिर्फ दो ही नोट लगाई हैं, पूरा के पूरा सूचर क्या है, उसी से कवर किया गया है। पर्स स्ट्रिंग के अंदर भी सिर्फ एक ही नोट लगती है, सब क्यूटिकुलर के अंदर भी दो ही नोट लगती हैं, स्टार्टिंग में और एंड में। बचा इंटरप्टेड, इंटरप्टेड सूचर्स के अंदर क्या है, ये आपकी वुंड हो गया, ये आपका सूचर हो गया। हर सूचर की सेपरेट नोट है, सेपरेट नोट होगी तो क्या होगा, विच टाइप ऑफ सूचर टेक्निक अलाउ फॉर वुंड क्लोजर सिक्योरिटी इवन इफ वन सूचर फेल, अगर इनमें से एक सूचर टाइट हो गया तो भी क्या है, ये बचे हुए हैं आपके, ये क्या करेंगे, वुंड को होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द जिगजैग सूचर विद इन द डर्मिस नोन एज, ऑप्शन है, वर्टिकल मैट्रिक्स, सबक्यूटिकुलर, पर्स स्ट्रिंग और सिंपल कंटिन्यूअस, है ना। इनमें से किसको जिगजैग सूचर टेक्निक कहते हैं, तो जिगजैग सूचर टेक्निक होती है बेटा, सबक्यूटिकुलर सूचर्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, जिगजैग सूचरिंग टेक्निक्स कहते हैं। ठीक है, जिगजैग सूचरिंग लेयर से आते हैं, ये मिनिमल स्कार छोड़ते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सबक्यूटिकुलर वो कहा जाता है ना। नेक्स्ट देखो, द नीडल यूज फॉर फ्रेबल टिश्यूज लाइक लिवर और किडनी, है ना, लिवर और किडनी जैसे टिश्यूज के लिए हमको कौन सी जो नीडल है वो इस्तेमाल करनी है सूचर लगाने के लिए, है ना। ऑप्शंस है, राउंड बॉडीड कटिंग, रिवर्स कटिंग और ब्लंट। ठीक है, देखो, अगर मुझे लिवर और किडनी के अंदर सूचर लगाना है तो मैं क्या करूंगा, राउंड बॉडी निडल का इस्तेमाल, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, राउंड बॉडी निडल होगा, है ना। क्योंकि अगर किधर से भी कटिंग होगी ना तो बेसिकली ये ज्यादा टिश्यू को अफेक्ट करेगी, टिश्यू इंजरी को बढ़ा देगी। ठीक है,
हमको टिश्यू ट्रॉमा जो फ्राइबल ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर मिनिमल रखना होता है ना। लिवर किडनीज के अंदर हमको टिश्यू ट्रॉमा क्या है, मिनिमल रखना है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा देना है। बढ़ाओगे तो रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। नीडल विद ए शार्प टिप एंड 3 कटिंग एजेस। शार्प टिप और 3 कटिंग एजेस के साथ में जो निडल होती है उसको कौन सी कहते हैं? राउंड, कटिंग, ब्लंट और टेपर्ड। कौन सी निडल कहते हैं बेटा? कटिंग निडल कहते हैं ना। टिप शार्प होगी और ये कटिंग एजेस होंगे ना। ये कौन सी निडल होती है आपकी? ये आपकी शार्प निडल होती है। ठीक है, शार्प नहीं, सॉरी, कटिंग निडल होती है। ठीक है, अगला देखो। रिवर्स कटिंग निडल्स, ऑप्शन है कट थ्रू टिश्यूज ओनली, हैव कटिंग एज ऑन कॉन्वेक्स साइड, आर ओनली यूज फॉर फेसिया, आर यूज फॉर बोन, है ना। करेक्ट आंसर क्या है इसका? रिवर्स कटिंग निडल्स के अंदर कटिंग एज होता है कॉन्वेक्स साइड में। ये आपकी निडल है, ठीक है, ये आपका कॉनकेव है, ये आपका कॉन्वेक्स साइड है। तो जो रिवर्स कटिंग निडल होती हैं वो टिप पर शार्प होंगी और उसके बाद में इधर से क्या होंगी आपकी, बाहर की तरफ से शार्प होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। द पार्ट ऑफ द निडल दैट अटैच टू द सूचर। सूचर से कौन सा पार्ट निडल का अटैच होता है? निडल के अंदर 3 पार्ट मैंने आपको पढ़ाए थे। ये आपकी निडल है, ये टिप है, ये है आपका, जहां आई बना देता हूं लेकिन आई नहीं है ना, ये है आपका स्वेज, स्वेज एंड है। ठीक है, और ये आपका क्या है? बॉडी है। तो जहां पर सूचर अटैच होता है, प्री अटैच्ड निडल्स के अंदर आई नहीं होती है, एट्रोमेटिक निडल्स होती है ना वो। तो जैसे यहाँ अटैच है तो ये कौन सा है? स्वेज एंड है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? जहां निडल से सूचर अटैच होता है वो कौन सा पार्ट होता है? स्वेज एंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये ब्लंट निडल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर। ब्लंट निडल का इस्तेमाल किस चीज के लिए हम लोग करते हैं ना? ऑप्शंस है स्किन इंसिजन्स, फेसिया, फ्रेबल टिश्यूज लाइक लीवर और वेसल रिपेयर, है ना। ब्लंट निडल का इस्तेमाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, फ्रेबल टिश्यूज लाइक लीवर जैसे टिश्यूज के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज फॉर सर्जिकल निडल। सर्जिकल निडल के लिए मोस्ट बनाने के लिए मोस्ट कॉमनली जो मटेरियल यूज होता है वो कौन सा होता है? प्लास्टिक, वुड, स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम, है ना। स्टेनलेस स्टील की निडल्स क्या होती हैं? बेसिकली यूज होती हैं। टाइटेनियम की निडल्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और टाइटेनियम को हैंडल करना भी बहुत हार्ड काम है। मतलब टाइटेनियम से निडल बनाने के लिए आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कॉमनली जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? ट्रीटमेंट को करने का उद्देश्य क्या है कि वो हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि मरीज निडल लाने में ही मर जाए, ऑपरेशन का आधा खर्चा निडल में निकल जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो। द नीडल कर्वेचर कॉमनली यूज फॉर सुपरफिशियल क्लोजर। सुपरफिशियल क्लोजर के लिए कौन सी निडल इस्तेमाल होती है बेटा? तो सुपरफिशियल क्लोजर के लिए 1/4 निडल इस्तेमाल होती है ना। मोस्ट कॉमनली यूज निडल है 1/4 सर्किल। 1/4 सर्किल इस्तेमाल होती है, इसके साथ साथ 3/8 सर्किल भी इस्तेमाल होती है ना। 1/4 और 3/8 ये निडल इस्तेमाल होती हैं। 1/2 डीप वर्क के लिए इस्तेमाल होती है। सॉरी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच निडल इज यूज फॉर टफ टिश्यूज सच एज टेंडन क्लोजर, है ना। टेंडन क्लोजर के लिए कौन सी निडल का इस्तेमाल होता है? ऑप्शंस है राउंड बॉडीज, स्टैंडर्ड कटिंग, रिवर्स कटिंग और ब्लंट, है ना। टेंडन क्लोजर के लिए कौन सी निडल इस्तेमाल होती है? रिवर्स कटिंग निडल इस्तेमाल होती है। ठीक है, रिवर्स कटिंग क्यों इस्तेमाल होती है?
देखो, मान लो ये आपका टेंडन है। ठीक है, और ये रिवर्स कटिंग का अगर मैं देखूं कट, तो ये रिवर्स कटिंग नीडल है ना, ये मैंने पेनिट्रेट की और मुझे इधर की तरफ में इसको होल्ड करना है। ठीक है, तो इधर होल्ड करूंगा तो ये जो है ये टीयर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इसका जो शार्प एज है वो ऊपर की तरफ है। पेनिट्रेट तो इजीली कर जाएगी, लेकिन नीचे की तरफ इसको टीयर नहीं करेगी। वहीं अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड कटिंग निडल की, तो स्टैंडर्ड कटिंग निडल का कुछ इस तरीके से एंड होगा। ठीक है, जब मैं नीचे पुल करूंगा तो ये क्या है, नीचे की तरफ इसको टीयर कर देगी। इसीलिए हम लोग किस निडल का इस्तेमाल करते हैं? रिवर्स कटिंग निडल का इस्तेमाल करते हैं टेंडन क्लोजर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नीडल होल्डर्स आर डिजाइंड टू, नीडल होल्डर्स को क्यों बनाया गया है? ऑप्शंस हैं, कट सूचर्स, होल्ड द नीडल फर्मली फॉर सूचर प्लेसमेंट, होल्ड द वुंड एजेस, क्लैंप द वेसल, है ना। नीडल होल्डर का इस्तेमाल नीडल को होल्ड करने के लिए किया जाता है, ये तो कम से कम ध्यान रखना है ना। किस लिए इस्तेमाल होता है? होल्ड द नीडल फर्मली फॉर सूचर प्लेसमेंट, जब आप सूचर प्लेसमेंट कर रहे हो तो एक तरीके से हल्के हाथ से पकड़ने के लिए क्या है, नीडल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नीडल होल्डर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शार्प नीडल्स आर एसेंशियल इन एरियाज वेयर, ऑप्शंस हैं, लीकेज मस्ट बी प्रिवेंटेड, मिनिमल रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, बोथ ए एंड बी, और नेवर यूज, है ना। शार्प नीडल्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जहां लीकेज को प्रिवेंट करना हो और जहां मिनिमल रेजिस्टेंस रिक्वायर हो। इसका मतलब बोथ ए एंड बी, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बोथ ए एंड बी। शार्प नीडल्स का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जहां लीकेज प्रिवेंट करना हो, उसके साथ साथ मिनिमल रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड ब्लेड फॉर लॉन्ग स्ट्रेट इंसिजन, लॉन्ग स्ट्रेट इंसिजन के लिए सबसे कॉमनली कौन सी ब्लेड का इस्तेमाल होता है? ऑप्शंस हैं, ब्लेड नंबर 11, 15, 10 और 22। ठीक है, तो लॉन्ग स्ट्रेट इंसिजन्स के लिए हम कौन सी ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं बेटा? 10 नंबर ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज ब्लेड कौन सी होती है? 10 नंबर होती है। कंपेटिबल हैंडल कौन सा है आपका? 3 नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ब्लेड नंबर 15 इज बेस्ट यूज फॉर, है ना। ब्लेड नंबर 15 की स्मॉलेस्ट बैली होती है। क्लियर? ऑप्शंस दिए हुए हैं, लॉन्ग स्ट्रेट इंसिजन, शॉर्ट और कर्व्ड इंसिजन, स्टैब इंसिजन और डाइसेक्टिंग बोन। तो बेटा, जो आपकी 20 to 24 सीरीज की ब्लेड्स हैं, उसके साथ साथ कौन सा 10 नंबर की ब्लेड है, इसका इस्तेमाल लॉन्ग इंसिजन्स के लिए किया जाता है। जबकि 10A, 11, 15 इन ब्लेड्स का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? शॉर्ट इंसिजन्स के लिए किया जाता है, फिर स्टैबिंग, ड्रेनेज इन चीज़ों के लिए किया जाता है ना। तो हमको जो 15 नंबर ब्लेड है उसका इस्तेमाल किसके लिए करना है? शॉर्ट और कर्व्ड इंसिजन्स के लिए करना है ना। अगर ये याद नहीं आए, पिछले वीडियो में जाकर के एक बार सारे के सारे ब्लेड हैं वो दिए हुए हैं, क्या पर्पज है वो सब लिखाया हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, वो बड़ा काम आएगा। ठीक है, ब्लेड नंबर 15 का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? ब्लेड नंबर 15 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं शॉर्ट और कर्व इंसिजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द मोस्ट सुटेबल ब्लेड फॉर स्टैब इंसिजन, स्टैब इंसिजन के लिए किस ब्लेड का यूज किया जाता है? 11 नंबर का, इसको स्टैब ब्लेड भी कहते हैं। इसके साथ साथ और कौन सी निडल इस्तेमाल हो सकती है? 10A भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन 10A जो ब्लेड होती है उसकी बेली 11 से छोटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द सेफेस्ट वे टू होल्ड ए 10 नंबर ब्लेड फॉर ए लार्ज इंसिजन, है ना। 10 नंबर जो ब्लेड है उसको लार्ज इंसिजन के लिए कैसे होल्ड करना है?
तो देखो दो तरीके की ग्रिप होती है ना, एक पेंसिल ग्रिप होती है, एक होती है वायलिन बो ग्रिप। ठीक है, अब मान लो अगर मैं इसको स्कैल्पल हैंडल मानूं, इसको बीपी हैंडल मानूं, तो अगर मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा है, ठीक है, तो ये कंट्रोल्ड डेप्थ के लिए काम में आती है। अगर मुझे माइनर इंसिजन लगाना है, छोटा इंसिजन लगाना है, डेप्थ कंट्रोल में रखनी है, जैसे कि स्किन से रिलेटेड डर्मेटोलॉजी के अंदर कौन सी ग्रिप हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल ग्रिप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया 10 नंबर, 20 नंबर, 21, 22, 23 और 24 इन ब्लेड्स को किस तरीके से होल्ड किया जाता है, इनकी जो ग्रिप होती है वो वॉयलिन बो ग्रिप होती है। ठीक है, इनको इस तरीके से इस बीपी हैंडल को पकड़ा जाता है और इस तरीके से पकड़ करके हम लोग क्या है, एक लॉन्ग इंसिजन लगाते हैं। तो ये वायलिन बो ग्रिप है। वायलिन बजाने के लिए जब वो वायलिनिस्ट इस तरीके से उसको बजाता है तो ये वायलिन बो ग्रिप होती है ना। तो ये क्या है आपकी, किसके लिए इस्तेमाल होगी, लार्जर इंसिजन्स के लिए। अगर मुझे लार्जर इंसिजन्स लगाना है तो मैं किस तरीके से आपका जो है स्कैल्पल पकड़ूंगा, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर मुझे स्मॉल इंसिजन्स लगाना है तो मैं किस तरीके से पकड़ूंगा, जैसे मैंने एक पेन पकड़ा हुआ है, इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, सेफेस्ट वे टू होल्ड 10 नंबर ब्लेड फॉर लार्ज इंसिजन कौन सी है, वॉयलिन बो ग्रिप है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ब्लेड रिक्वायर होल्डिंग लाइक ए पेंसिल फॉर कंट्रोल इन कर्व्स, है ना। कर्व्स को कंट्रोल करने के लिए, जैसे प्लास्टिक सर्जरीज हैं, इनके अंदर हम लोग किस ग्रिप का इस्तेमाल करते हैं ना, आप सीधा समझो कौन सी ब्लेड को इस तरीके से होल्ड करना है। तो हमारी कौन सी ब्लेड इनमें से स्मॉल इंसिजन के लिए काम आ रही थी, 15 नंबर ब्लेड, है ना। 15 नंबर ब्लेड की मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट बैली होती है। तो जब स्मॉलेस्ट बैली होगी तो हमको उसी तरीके से होल्ड करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको किसकी तरह से पकड़ना है, उसे एक पेंसिल की तरह पकड़ना है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, द बेस्ट ब्लेड फॉर मेकिंग ए स्टैब फॉर ए चेस्ट ड्रेन, है ना। हमको एक चेस्ट ड्रेन लगाना है, तो चेस्ट ड्रेन के लिए कौन सी जो ब्लेड है वो बेस्ट होगी। यहाँ पर दिया हुआ है स्टैब। स्टैब ब्लेड मैंने आपको बताया था कितने नंबर की ब्लेड होती है, 11 नंबर की ब्लेड। शार्प स्ट्रेट बैली होती है इसकी, है ना, इसकी बैली इस तरीके की होती है। ये आपकी बैली हो गई किसकी, ये 11 नंबर ब्लेड हो गई आपकी, ना। ये शार्प टिप है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्टेप ब्लेड कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, 11 नंबर ब्लेड, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक कॉमन एरर इन यूजिंग द 10 नंबर ब्लेड, पेंसिल ग्रिप, वायलिन बो ग्रिप, ओवरहैंड ग्रिप और पाल्म ग्रिप। कॉमन एरर क्या है, पेंसिल ग्रिप है बेटा इसका, है ना। पेंसिल ग्रिप कैसे है, ध्यान रखने में हमेशा एक ही गड़बड़ होती है, अगर इसको इस तरीके से पकड़ोगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं बना पाओगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हम 10 नंबर ब्लेड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, एक स्ट्रेंट लॉन्ग इंसिजन बनाने के लिए। 10 नंबर स्मॉलेस्ट वेरिएंट है किसका, 20 नंबर सीरीज का, ये बात ध्यान रखना। तो 10 नंबर की ब्लेड है, उसको उसी तरीके से होल्ड करना है जिस तरीके से हम 20, 21, 22 और 23 नंबर की ब्लेड्स को होल्ड कर रहे हैं, है ना। तो ये कंपेटेबल किसके साथ में होती है, बीपी हैंडल नंबर 4 के साथ में। और बीपी हैंडल नंबर 4 को एक चीज सिंपल सी ध्यान रखना कि कौन सी ब्लेड किसके साथ कंपेटेबल होती है ना। तो 11 से लेके 15 तक की जो ब्लेड है वो कंपेटेबल होती है बीपी हैंडल नंबर 3 के साथ में। और जो आपका सॉरी 20 नंबर की जो सीरीज होती है वो किसके साथ कंपेटेबल होती है, जो है आपका बीपी हैंडल नंबर 4। ठीक है, तो बीपी हैंडल नंबर 3 को कैसे पकड़ा जाता है, इस तरीके से पकड़ा जाता है। ठीक है, पेंसिल ग्रिप होती है बीपी हैंडल नंबर 3 की, और वायलिन बो ग्रिप होती है किसकी, आपके बीपी हैंडल नंबर 4 की। ठीक है, उसको इस तरीके से पकड़ा जाता है। नेक्स्ट देखो, इलेप्टिकल इंसिजन्स रिक्वायर विच ब्लेड, है ना। स्किन इलेप्टिकल्स इंसिजन जो होते हैं, स्किन इलेप्सिस जो होते हैं, उनको कौन सा ब्लेड रिक्वायर होता है वो इंसिजन लगाने के लिए, तो ब्लेड नंबर 15 होता है बेटा, है ना। डर्मेटोलॉजी में कौन सा ब्लेड इस्तेमाल होता है, 15 नंबर ब्लेड इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
ब्लेड ब्लेड्स कॉमनली यूज फॉर स्किन इंसिजन्स, है ना, स्किन इंसिजन्स के लिए कौन सी ब्लेड कॉमनली यूज की जाती है? करेक्ट ऑप्शन है बेटा ब्लेड नंबर 10 और ब्लेड नंबर 15। ठीक है, 11 और 12, 11 नंबर की ब्लेड स्टेप ब्लेड होती है, 12 नंबर की सूचर रिमूवल ब्लेड होती है ना, और 20 और 25 नंबर की ब्लेड क्या है आपकी, ये लार्जर इंसिजन्स के लिए काम आती हैं। 30 और 32 की तो मैंने तो देखी नहीं है, बाकी आप सर्च कर लेना, होती होगी कहीं ना कहीं तो, लेकिन इसके लिए इस्तेमाल नहीं होती है, उनका साइज बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब नंबर 11 ब्लेड, है ना, ऑप्शंस में से 11 नंबर ब्लेड को कौन सा डिस्क्राइब करता है? ठीक है, कर्व्ड शॉर्ट नहीं, स्ट्रेट एज शार्प टिप या लार्ज कॉन्वेक्स एज नहीं, सेटर्ड ब्लेड नहीं। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, स्ट्रेट एज होता है इसका और शार्प टिप होती है किसकी, 11 नंबर ब्लेड की। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कॉटरी इज यूज फॉर, कॉटरी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? कॉटरी का इस्तेमाल ऑप्शंस दिए हुए हैं, लाइगेटिंग ब्लड वेसल्स, अचीविंग हीमोस्टेसिस, बोथ ए एंड बी, ओनली फॉर मेकिंग इंसिजन्स। तो करेक्ट आंसर है बेटा हमारा बोथ ए एंड बी, है ना, हम कॉटरी का इस्तेमाल ब्लड वेसल्स को लाइगेट करने के लिए करते हैं, इसके साथ साथ हीमोस्टेसिस अचीव करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकॉटरी यूजेस, इलेक्ट्रोकॉटरी का इस्तेमाल हम लोग मतलब इलेक्ट्रोकॉटरी किस चीज का इस्तेमाल करके और एक कॉटराइजेशन करती है ना, तो इलेक्ट्रोकॉटरी के अंदर क्या इस्तेमाल होता है, अरे इलेक्ट्रिक करंट इस्तेमाल होता है रे, नाम इलेक्ट्रोकॉटरी है तो क्या इस्तेमाल होगा, इलेक्ट्रिक करंट इस्तेमाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, केमिकल कॉटरी इन्वॉल्व, केमिकल कॉटरी के अंदर क्या इस्तेमाल होता है, केमिकल एजेंट, मैंने आपको कल बताया था लास्ट क्लास के अंदर, कौन सा केमिकल एजेंट इस्तेमाल होता है, सिल्वर नाइट्रेट इस्तेमाल होता है बेटा, है ना। ठीक है, तो कौन सा जो केमिकल इस्तेमाल होगा वो क्या होगा हमारा, सिल्वर नाइट्रेट इस्तेमाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉटरी, कॉटरी का कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, इन्फेक्शन, डिलेड हीलिंग, टिश्यू नेक्रोसिस और नन। क्या है कॉमन कॉम्प्लिकेशन, नेक्रोसिस है बेटा, है ना, कॉटरी से जब आप किसी टिश्यू को जलाओगे तो क्या होगा, नेक्रोसिस होगा। ठीक है, लाइगेशन होगा, बेसिकली ब्लड वेसल्स का जब आप लाइगेट कर दोगे ब्लड फ्लो नहीं बढ़ेगा तो नेक्रोसिस ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ कॉटरी इज कॉमनली यूज्ड इन माइनर प्रोसीजर्स, माइनर प्रोसीजर्स के लिए कौन सी कॉटरी का इस्तेमाल किया जाता है ना, इलेक्ट्रो कॉटरी और केमिकल कॉटरी। बेसिकली किया तो मैंने आपको बताया था माइनर के लिए क्या केमिकल कॉटरी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है ना, इलेक्ट्रो कॉटरी भी और केमिकल कॉटरी भी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बोथ, इलेक्ट्रो कॉटरी एज वेल एज केमिकल कॉटरी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रो कॉटरी इज प्रिफर्ड ओवर केमिकल कॉटरी व्हेन, है ना, हम केमिकल कॉटरी की जगह इलेक्ट्रो कॉटरी का इस्तेमाल करते हैं कब? ऑप्शंस हैं, प्रिसाइज टिश्यू डिस्ट्रक्शन इज नीडेड, लार्ज एरियाज ऑफ टिश्यू मस्ट बी ट्रीटेड, क्विक hemostasis इज रिक्वायर्ड, बोथ ए एंड सी, है ना, करेक्ट आंसर है इसका बोथ ए एंड सी। ठीक है, जब हमको प्रिसाइज टिश्यू डिस्ट्रक्शन करना हो तब, और हमको तुरंत हीमोस्टेसिस चाहिए, ब्लीडिंग को तुरंत रोकना है, उस कंडीशन में किसका इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रो कॉटरी का इस्तेमाल करते हैं केमिकल कॉटरी की जगह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज नॉट ए पर्पज ऑफ कॉटरी इन सर्जरी, है ना, सर्जरी के अंदर कॉटरी का कौन सा पर्पज नहीं है? ऑप्शन है, डिस्ट्रॉइंग टिश्यूज, कंट्रोलिंग ब्लीडिंग, कटिंग स्किन, रिमूविंग सूचर्स, है ना, तो कौन सा पर्पज नहीं है, रिमूविंग सूचर, सूचर्स रिमूवल के लिए हम क्या है कॉटरी का इस्तेमाल बेटा नहीं करते हैं ना, बाकी तीनों चीजों के लिए कॉटरी इस्तेमाल होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द इंस्ट्रूमेंट डिलीवरिंग हीट इन इलेक्ट्रोकॉटरी इज कॉल्ड, है ना, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हीट डिलीवर करता है इलेक्ट्रोकॉटरी के अंदर? ऑप्शन है, स्कैल्पल, फोर्सेप, इलेक्ट्रोकॉटरी प्रोब और निडल होल्डर। करेक्ट आंसर क्या है, इलेक्ट्रोकॉटरी प्रोब, इलेक्ट्रोकॉटरी प्रोब क्या है, हीट डिलीवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉटरी इज अवॉइडेड इन पेशेंट विद, ऑप्शन है, पेसमेकर, डायबिटीज, अस्थमा और हाइपरटेंशन, है ना, किसके अंदर इस्तेमाल नहीं करते हैं बेटा, पेसमेकर वाले पेशेंट्स के अंदर कॉटरी का इस्तेमाल अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि इससे क्या है, पेसमेकर फंक्शन बेसिकली बैटरी ड्रेन हो जाती है पेसमेकर की, अगर आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके से फ्लो करोगे तो। ठीक है, या फिर जो उसकी लेड की टिप होती है वो हीट हो जाती है,
तो हमको इलेक्ट्रिक कॉटरी का इस्तेमाल नहीं करना होता है ना। आफ्टर द कॉटरी द वुंड साइट मस्ट बी मॉनिटर्ड फॉर, है ना। कॉटरी के बाद में कॉटरी किया आपने, उसके बाद में वुंड साइट को किस चीज के लिए मॉनिटर करना है ना। ऑप्शंस है ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, नेक्रोसिस और अबव, सारी चीजों के लिए करना है बेटा, है ना। ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। हमको ब्लीडिंग के लिए भी देखना है, इन्फेक्शन के लिए भी देखना है, एज वेल एज नेक्रोसिस के लिए भी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका सूचरिंग कंप्लीट, ठीक है। सूचरिंग की हम लोगों ने 3 क्लास ले ली, 4 क्लासेस ली हैं बेसिकली। पहली 3 के अंदर थ्योरी पढ़ाई है और चौथी क्लास के अंदर हम लोगों ने एक क्वेश्चन सेशन डिस्कस किया, ठीक है। सो अब हम फाउंडेशन का कोई अगली क्लास के अंदर नया टॉपिक वो करेंगे, है ना। बेसिकली कौन सा टॉपिक, पोजीशन, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास किसके लेंगे, पोजीशंस के लेंगे। पोजीशन के अंदर भी मे बी या तो एक क्लास के अंदर हो जाए, नहीं तो फिर हम लोग 2 ही क्लासेस के अंदर पोजीशन डिस्कस करेंगे, एक के अंदर थ्योरी डिस्कस करेंगे और दूसरी के अंदर क्वेश्चन सेशंस लेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास, थैंक यू।